Hi again, I hope you are doing good. This is the second lecture of Compliance Framework chapter of CMADD for CS Professional New Syllabus June 24 and December 24 students. So without wasting any time, let's get started. So in the first lecture, we covered Corporate Compliance Framework, GRC, Governance, Risk Management and Compliance, and three components of Corporate Compliance Framework. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद कंप्लायंस चार्ट। तो इसमें आप देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर लिखा है कि इट इज प्रिपेयर्ड। जो कंप्लायंस चार्ट होता है उसको प्रिपेयर करा जाता है आफ्टर कंसिडरिंग द ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑपरेशन और स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद में, देख लेने के बाद में कंप्लायंस चार्ट जो है उसको प्रिपेयर करा जाता है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज क्या कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस और कौन से लॉज एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या ऑपरेशंस कैरी आउट करती है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें अपन, तो लेट्स से कि एबीसी कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है। तो अब उसके ऑपरेशंस किससे रिलेटेड होंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड। तो जो भी उससे रिलेटेड लॉज होंगे उससे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप ऑपरेशन समझोगे, आप स्ट्रक्चर समझोगे। स्ट्रक्चर समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज लेट से अगर कंपनी के अंदर हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे तो सबके ऊपर अलग अलग कंप्लायंस की ऑब्लिगेशन आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मा कंपनी है तो उसके अंदर R&D डिपार्टमेंट होगा, तो R&D डिपार्टमेंट की ये कंप्लायंस ऑब्लिगेशन हो सकती है कि जो भी न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन बन रहा है, कोई भी अगर नई मेडिसिन बन रही है तो उसका जो फॉर्मुलेशन है ना वो एज पर द गाइडलाइंस होना चाहिए। राइट, जो भी स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है। तो ये R&D डिपार्टमेंट के लिए हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाएगा कि एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। तो आपको पहले ये समझना जरूरी है कि ऑपरेशंस क्या है कंपनी के, जिससे आप लॉस को आइडेंटिफाई कर सको, रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई कर सको। स्ट्रक्चर आपको इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज कौन उस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड करा जाएगा एंड देन फिर उसके बाद में हम कंप्लायंस चार्ट जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज जो है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि अगर फार्मा इंडस्ट्री है उसमें ऑपरेशंस जो है वो सबसे पहले समझने हैं, देन उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का वो समझना है, देन उसके बाद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो समझना है और फिर कंप्लायंस चार्ट प्रिपेयर करना है। जिसमें एग्जाम्पल के लिए R&D डिपार्टमेंट अगर है तो न्यू ड्रग का जो भी फॉर्मुलेशन है उसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रखना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ R&D डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो कंप्लायंस चार्ट जब भी बनेगा, ठीक है, ये कब बनना स्टार्ट होगा? जब ऑपरेशन और स्ट्रक्चर एक बार जो है वो कंपनी के प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिए। ठीक है, सेकंड, क्या क्या एक्टिविटीज को कंसिडर करा जाता है इसके प्रिपरेशन के लिए? ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंसिडर करा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट? तो सबसे पहले जो भी कंप्लायंसेस हैं एप्लीकेबल लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के, उनको क्या करा जाता है? आइडेंटिफाई करा जाता है। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट करा जाता है। ये रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट का मतलब है क्या क्या पॉसिबल रिस्क जो है, पोटेंशियल रिस्क जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। ये हमने जीआरसी के अंदर भी डिस्कस करा था। देन रिस्क मिटिगेशन जो है वो डिसाइड करा जाता है कि रिस्क मिटिगेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी रिस्क को कम करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग भी आ जाती है कि ट्रेनिंग देना जो भी पर्सनल है उसको, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि क्या स्टेप्स लेनी है रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। देन उसके बाद कंप्लायंस की मॉनिटरिंग होती है और इसके अंदर एक्शन ट्रैकिंग भी आ जाता है। ठीक है, कंप्लायंस की मॉनिटरिंग मतलब जो अभी करंट किस तरीके से कंप्लायंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रही है, क्या क्या एक्शंस उसके लिए लिए जा रहे हैं। एंड लास्ट में इसके अंदर आता है कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ठीक है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग के अंदर इंसिडेंट मैनेजमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग का मतलब जब आपने ये समझ लिया कि अभी करंट चीजें कैसे काम कर रही है, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करोगे। अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है कि यार यहाँ पर कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उसको जो मैनेज करना होता है वो क्या कहलाता है? इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस को आप क्या करोगे? ऑब्वियसली मैनेज करोगे। तो उसका जो जो भी डिटेल है, ठीक है, जिस तरीके से भी उसको मैनेज करा गया है, उसकी जो भी डिटेल है वो भी उस कंप्लायंस रिपोर्टिंग का क्या बनेगी? पार्ट बनेगी। तो कंप्लायंस रिपोर्टिंग में
ये तो बताना ही है कि करंट चीजें किस तरीके से काम कर रही है, ये भी बताना है कि जो नॉन कंप्लायंस हुआ है वो क्या हुआ है और उसको कैसे मैनेज करा जाने वाला है या मैनेज करा गया है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। जो भी एप्लीकेबल लॉज वगैरह हैं उनका आप आइडेंटिफिकेशन करोगे सबसे पहले। ठीक है, देन रिस्क असेसमेंट करेंगे, रिस्क मिटिगेशन जिसमें ट्रेनिंग भी आ जाएगा, कंप्लायंस मॉनिटरिंग करेंगे जिसके अंदर एक्शन ट्रैकिंग जो है वो आ जाएगा, और फिर उसके अंदर कंप्लायंस रिपोर्टिंग होगा जिसमें आपका इंसिडेंट मैनेजमेंट जो है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है क्या क्या कंटेंट्स होते हैं कंप्लायंस चार्ट के। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखो सबसे पहले क्या बताया आपको, इसके अंदर सबसे पहले आपको बताया कि इसके अंदर रेफरेंस दिया जाता है टू द की कंप्लायंस रिलेटेड लॉज, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी। तो जितने भी लॉज कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो लोकल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या कंपनी ने खुद ने अपने लिए इंटरनली कोई पॉलिसीज बनाई है, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जिससे कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारे जो है वो कंप्लायंस चार्ट के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, उनका रेफरेंस जो है कंप्लायंस चार्ट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इसमें आप कंसाइज स्टेटमेंट्स डालते हो। किस चीज को लेकर के हम कंसाइज स्टेटमेंट्स डालते हैं, जो भी हमारी इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है या एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, और उनसे एसोसिएटेड जो भी रिस्क है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन में लेट से कंपनी ने खुद के लिए गाइडलाइन या पॉलिसी बना ली कि किस तरीके से डेटा प्राइवेसी जो है वो हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से कस्टमर का सेंसिटिव डेटा जो है उसको हैंडल करा जाएगा, तो ये क्या हो गई, इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन हो गई। अब इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या हो सकती है कि डेटा ब्रीच हो सकता है। ठीक है, या कंपनी ने अगर इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स है, कंपनी के अंदर इनएडिक्वेट अगर सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी सेंसिटिव डेटा है कस्टमर का वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ठीक है, या उसके बाद एक और एसोसिएटेड रिस्क क्या हो सकती है कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, राइट। सो इनसफिशिएंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग, अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं मिली है सही से, तो उनको ये पता ही नहीं है कि डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है या प्रोसेस करना है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है कंपनी को। तो ये सब क्या है, एसोसिएटेड रिस्क है इस इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के लिए। ऐसे ही एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, लेट से कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी लॉज है उससे कंप्लाई करने की जरूरत है, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन हो गया। अब इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या हो सकती है, अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो पेनल्टी आपको जो है वो लग सकती है। ठीक है, मॉनेटरी आपको जो है मॉनेटरी टर्म्स में डैमेज होना है, यानी पेनल्टी आपको लग सकती है। ठीक है, या सेकंड आपको रेप्यूटेशन जो है वो आपकी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर आप देखो कि साइड में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पेनल्टी जो है वो आपको देनी पड़ सकती है, या रेप्यूटेशन डैमेज जो है वो फेस करना पड़ सकता है, लॉ सूट्स फेस करने पड़ सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है उसका लॉस आपको हो सकता है, क्योंकि प्रोविजंस आपने कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बिजनेस जो है वो आपको कैरी आउट ना करने दे, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। देन उसके बाद आपको जो मॉनिटरिंग कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ सकती है, बिकॉज नॉन कंप्लायंस हुआ है, और जो भी पीएमएलए है यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो भी रेगुलेशंस हैं, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो उसका मॉनिटरिंग करना, उसके लिए आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है आगे चल के, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो। देन उसके बाद आपको जो ऑपरेशनल डिसरप्शन है वो फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि अभी जिस तरीके से आप ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हो, आपको उसको मॉडिफाई करना पड़े, आपको उसको चेंज करना पड़े, राइट, सो एज टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। तो ये क्या है, ऑपरेशनल डिसरप्शन, जो करंट ऑपरेशन है उनको चेंज करना पड़ेगा। तो ये एसोसिएटेड रिस्क भी उसके अंदर लिखी जाएंगी, और जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है वो भी कंप्लायंस चार्ट के अंदर कवर करे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है थर्ड, इनहेरेंट और मैनेज्ड रिस्क लेवल, जिसको क्रिटिकल, हाई, मीडियम और लो का जो क्राइटेरिया उसमें बताया जाता है। तो बेसिकली इनहेरेंट रिस्क लेवल का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क लेवल का मतलब होता है ऐसा रिस्क लेवल विच इज स्टैंडिंग बिफोर कंसिडरिंग द रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज। ठीक है, यानी अभी आपने कोई उसके लिए मेजर्स वगैरह नहीं लिया है, जो रिस्क है आपको वो क्या कहलाएगी इस केस में, इनहेरेंट रिस्क। जब आपने उस रिस्क को मैनेज कर लिया, आपने उसके लिए मिटिगेशन स्टेप्स ले लिए, उसको कम करने के लिए मेजर्स ले लिए, तो वो मैनेज रिस्क लेवल हो जाती है। तो मैनेज करने के पहले रिस्क
का लेवल जो होता है वो क्या कहलाता है, इनहेरेंट रिस्क लेवल, और मैनेज करने के बाद में क्या कहलाता है, मैनेज रिस्क लेवल। इसका एक एग्जांपल क्या है, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग हो गया। अब स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर जो मार्केट वॉलिटिलिटी रहती है वो एक इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। देन जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है वो एक इनहेरेंट रिस्क है, कभी भी चेंज हो सकती है इकोनॉमिक कंडीशन, जिससे कि कंपनीज को नुकसान फेस करना पड़ सकता है और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जो है उसमें जो भी इन्वेस्टर है उसको लॉस सफर करना पड़ सकता है। मार्केट वॉलिटिलिटी कॉन्टिन्यूसली अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क लेवल का क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। अब जब इसको मैनेज कर लिया जाएगा, जैसे डाइवर्सिफिकेशन एक तरीका है इसको मैनेज करने का, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन जब आपने कर लिया, उसके बाद में जो आपका रिस्क लेवल होगा स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, वो क्या हो जाएगा, मैनेज रिस्क लेवल। डाइवर्सिफिकेशन वाला मेजर आपने नहीं लिया था, तब आपका जो रिस्क लेवल था वो क्या था, इनहेरेंट रिस्क लेवल। तो ये होता है इनहेरेंट रिस्क लेवल और मैनेज रिस्क लेवल। अब इसको आप क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो में डिवाइड कर देते हो कि किस चीज को लेकर के इनहेरेंट रिस्क लेवल क्रिटिकल है, या किस चीज को लेकर के इनहेरेंट रिस्क लेवल मीडियम है, किसको लेकर के लो है। सेम गोज विद मैनेज्ड की जब हमने मेजर्स ले लिए, उसके बाद में हमारा रिस्क का लेवल कैसा हो गया। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज के लिए इनहेरेंट रिस्क लेवल आपका क्रिटिकल है, बट जब आपने उसके लिए स्टेप्स ले ली, राइट, मिटिगेशन की, यानी आपने मैनेज कर लिया उसको, तो मैनेज रिस्क लेवल उस केस में लो पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो चीजें हैं वो कंप्लायंस चार्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती है। इससे समझ में आता है कि हमको किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, किसको प्रायोरिटी देनी है। देन उसके बाद इसके अंदर फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है बिजनेस प्रोसेसेस और पीपल, ठीक है। बिजनेस प्रोसेसेस और पीपल जो कि क्या करते हैं, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करेंगे, जिसके साथ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या है, लिंक्ड है, ठीक है। अब इसका क्या एग्जांपल होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोसेस में हम एचआर ले लेते हैं, ठीक है। अब एचआर के अंदर क्या क्या, एचआर फंक्शन जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आएंगे, सबसे पहले रिक्रूटमेंट और हायरिंग आएगा। तो रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग को लेकर के लॉज है, जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ हो गया, या एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हो गया। तो इन लॉज से भी क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस प्रोसेसेस के साथ जो लिंक्ड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो जो बिजनेस प्रोसेस है मेरी रिक्रूटमेंट और हायरिंग की, उससे लिंक्ड कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या हो गई, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ जो है उसको कंप्लाई करना, या जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है उसके साथ कंप्लाई करना, ठीक है। इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है, और इसका एग्जांपल हो सकता है कि बिजनेस प्रोसेस में लेट्स से जो वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट, वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम, वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम, तो उससे रिलेटेड लॉज है कि कितने घंटे जो एक जो भी एम्प्लॉय है वो काम करेगा, राइट, वीकली बेसिस पे, तो उससे कंप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो कौन सी बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमको कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, वो भी इस कंप्लायंस चार्ट में क्या हो जाएगा, आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज, ठीक है, जो ली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एचआर की बात करी, ठीक है, तो एचआर जो है उसके लिए जो हमने अभी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन डिस्कस करी, ठीक है, कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉ है या एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, उससे कंप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर वो लोग कंप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, नॉन कंप्लायंस की रिस्क यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटिगेट करने के लिए, जो कंप्लायंस की रिस्क है इसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी एचआर पर्सनल है कंपनी में उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये जो मिटिगेशन एक्टिविटी होगी, ठीक है, उसको भी कंप्लायंस चार्ट में क्या करा जाएगा, मेंशन करा जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज को भी कंप्लायंस चार्ट में मेंशन करना है, और जो कंप्लायंस रिस्क ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग है वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करना है, कि रिस्क ट्रैकिंग और रिस्क मॉनिटरिंग से जो भी पता चला, जो भी इंफॉर्मेशन मिली, वो भी कंप्लायंस चार्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद टू whom and how frequently compliance related results and findings are reported, ठीक है, यानी कि किसको रिपोर्टिंग करी जाएगी और कब कब करी जाएगी, वो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 महीना या 2 महीना, ठीक है, हर 15 डेज या 14 डेज, फोर्टनाइटली, ठीक है, वीकली बेसिस पे। तो कब कब करना है वो पीरियोडिकली कब कब कम्युनिकेशन होगा और किसको होगा, ठीक है, ये भी कंप्लायंस चार्ट के अंदर मेंशन करा जाएगा। एंड लास्टली क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेसेस, एक्टिविटीज एंड ऑब्लिगेशंस आउटलाइन इन द चार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है,
जो ओनरशिप का मतलब है, ओनरशिप का मतलब यहाँ पे है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है किस एक्टिविटी के लिए, प्रोसेस के लिए, जो कंप्लायंस चार्ट में मेंशन करी गई है वो भी इसके अंदर क्लियरली लिखा होगा कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटी, या फॉर कैरिंग आउट कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटी। तो इतनी चीजें कंप्लायंस चार्ट के अंदर जो है वो कवर होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने देखी, सबसे पहले तो हो गया जो भी लॉज होते हैं उनका रेफरेंस देना है, उसके बाद कंसाइज स्टेटमेंट्स देना है किसको लेकर के, जो भी इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और उससे एसोसिएटेड रिस्क है, या एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन और उससे एसोसिएटेड रिस्क है। उसके बाद जो भी इनहेरेंट या मैनेज्ड रिस्क लेवल है उसके बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, देन उसके बाद जो भी बिजनेस प्रोसेसेस है और या जो लोग हैं जिसके साथ ऑब्लिगेशन लिंक्ड है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, या जिनको कि वो इम्पैक्ट डाल सकता है, वो हमको इसके अंदर बताना है। देन स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज और रिस्क ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग इसके अंदर हम कवर करेंगे, किसको रिपोर्टिंग करनी है और कब कब करनी है, कितना फ्रीक्वेंटली करनी है। और लास्ट में हमने क्या चीज देखी कि क्लियर ओनरशिप ऑफ द प्रोसेसेस, एक्टिविटीज और ऑब्लिगेशंस, जो कि चार्ट के अंदर क्या है, आउटलाइन है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कॉन्टेंट्स में, इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी पूछ सकते हो, मैंने आगे क्वेश्चन अलर्ट में जो है वो बताया हुआ। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है क्या रोल होता है सीएस का कंप्लायंस चार्ट को क्रिएट करने में। तो ये कुछ रिलेटेड है जो ऊपर हम ऑलरेडी एक्टिविटीज पढ़ चुके हैं जिनको कंसिडर करा जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। उससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा एप्लीकेबल लॉ, रूल और रेगुलेशन का। देन रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या पोटेंशियल रिस्क फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और देन रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड वाला यहाँ ये नीचे दे दिया उन्होंने कि कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स ली जा सकती है, वो इसमें सीएस जो है वो डिसाइड करेगा। देन उसके बाद कंप्लायंस मॉनिटरिंग जो है वो उसका काम होगा, एंड फाइनली कंप्लायंस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये भी आपको जो है पूछा जा सकता है, इस पे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एक मैंने बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा है माइंड मैप टिल हियर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमने कल अ, अ, जो भी लेक्चर था, ठीक है, यानी जो पहला लेक्चर था, ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें हमने कवर करी थी और जो अभी तक हमने कवर करा है इसके अंदर, इस लेक्चर में अभी तक जो हमने कवर करा है उसका एक क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने देखा था कि सीसीएफ क्या होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, और उसमें हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट उसमें हमने डिस्कस करा था कि बीओडी को कंप्लायंस फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, और बीओडी जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर रहा है तो क्यों जरूरी है ये चीज, बिकॉज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते वक्त कंप्लायंस विद लॉज इज मस्ट। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है उसका। ठीक है, उसके बाद में ये सपोर्ट करता है किसको, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा था। ठीक है, क्यों कैसे सपोर्ट करता है ये हमने समझा था कि क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उससे रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस कम होती है, तो जो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर वो कुछ हद तक कम हो जाता है, राइट। तो उस तरीके से ये उसको सपोर्ट करता है। देन बीओडी 3 स्टेप्स ले सकते हैं फॉर इफेक्टिव कंप्लायंस अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या क्या था कि सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना। ठीक, देन उसके बाद पीरियोडिकली इफेक्टिवनेस रिव्यू करना और अपडेट करना एज पर द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देन लास्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मदद करता है गोल्स अचीव करने में, बिकॉज प्रॉपर अगर कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो एक कंपनी को लीगल ऑब्स्टिकल फेस नहीं करने पड़ेंगे और वो आसानी से अपने गोल्स की तरफ क्या कर पाएगी, प्रोग्रेस कर पाएगी। देन फिर हमने देखे थे 5 पॉइंट्स मारुति सुजुकी का जो कंप्लायंस मैनेजमेंट है उसमें से। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि उनके पास सिस्टम्स है फॉर जीरो नॉन कंप्लायंस, क्वार्टरली बेसिस पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है बीओडी को सबमिट करा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मॉनिटर करता है कंप्लायंस को। ठीक है, पीरियोडिक कंप्लायंस हेल्थ चेक्स करे जाते हैं, कंप्लायंस मंथ ऑब्जर्व करा जाता है हर साल। देन थर्ड हमने देखा जीआरसी क्या होता है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये इंटीग्रेट हो जाता है इनटू द प्रोसेसेस ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, इसका पूरा एग्जांपल हमने समझा था कि कैसे ये इंटीग्रेट करा जाता है। देन ये रिड्यूस कर देता है आरसीडी। आरसीडी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये रिड्यूस कर देता है रिस्क को, कॉस्ट को और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को। फिर हमने देखा था इट रिक्वायर्स कंपनी वाइड कॉपरेशन, तो सीडब्ल्यूसी का मतलब क्या है, कंपनी वाइड कॉपरेशन। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट, इफेक्टिव रिजल्ट के लिए 3 एलिमेंट्स हमने इसमें डिस्कस करे थे, गवर्नेंस,
रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस। रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या डिस्कस करा था कि इसका मतलब है बीओडी ने किस तरीके से स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करा है पूरी कंपनी को, यानी कंपनी किस तरीके से ऑपरेट करेगी, ये एक्सप्लेन करता है। मैनेजमेंट की अप्रोच मैंने अलग अलग अप्रोच आपको बताई थी, जैसे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये सब हमने वहां पर डिस्कस करा था। देन इट एंश्योर्स एक्यूरेट और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करी जाए, क्यों, डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए। एंड लास्टली इसके अंदर हमने देखा कि ये कंट्रोल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है टू एंश्योर कि स्ट्रेटजी जो है वो इफेक्टिवली कैरीड आउट करी गई है या नहीं करी गई। कंट्रोल मैकेनिज्म का एक एग्जांपल हमने डिस्कस करा था, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ठीक है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था, इसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो पोटेंशियल रिस्क और एक्शंस लेते हो। इसमें तीन चीजें होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है और रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द रिस्क। रिस्पॉन्स मैंने बताया था अलग अलग होते हैं, आप मिटिगेट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो। देन कंप्लायंस देखा, कंप्लायंस में हमने क्या देखा था कि इसके अंदर बिजनेसेस जो है, जो भी बिजनेस है वो लीगली और एथिकली करा जा रहा है नहीं करा जा रहा, उसको इंश्योर करने के लिए हम पॉलिसी या प्रोसीजर बनाते हैं। इन्वॉल्व्स एडहेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशंस, और इसको किस तरीके से अचीव करा जा सकता है, चार स्टेप्स से इसको अचीव करने की। वो क्या क्या स्टेप्स थी, आइडेंटिफाई करना एप्लीकेबल लॉज को, असेस करना करंट स्टेट कंप्लायंस की, असेस करना रिस्क और पोटेंशियल कॉस्ट क्या हो सकती है नॉन कंप्लायंस की, और ये जो पोटेंशियल कॉस्ट है आप इसको किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करके देखते हो, जो कॉस्ट आपने डिसाइड करी है इनकर करने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस। एंड लास्टली प्रायोरिटाइज, फंड और इनिशिएट करते हो आप क्या चीज, करेक्टिव एक्शन। ठीक है, देन हमने देखा तीन कंपोनेंट्स कंप्लायंस चार्ट के, ठीक है, जिसमें चार पॉइंट्स जो है वो हमने देखे। एंड एडवाइजरी जो है कंप्लायंस एडवाइजरी, उसका हमने एक वो एनवायरमेंटल कंप्लायंस एडवाइजरी का पूरा एग्जांपल देख लिया था, और स्कोर कार्ड भी मैंने आपको एक शो कर दिया था जिसमें नॉट एट ऑल, यस और समवॉट, इस तरीके से उसके अंदर स्कोर दिया हुआ था। ठीक है ना, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये कंप्लायंस चार्ट के अंदर जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे वो आपको ध्यान में रखने हैं, और स्कोर कार्ड में जो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिफ्थ वी सॉ कंप्लायंस चार्ट। कंप्लायंस चार्ट अभी हमने डिस्कस करा। कंप्लायंस चार्ट में हमने क्या डिस्कस करा कि इसको बनाया जाता है आफ्टर कंसिडरिंग द ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। 5 एक्टिविटीज को कंसिडर करा जाता है फॉर द प्रिपरेशन। वो 5 एक्टिविटीज कौन कौन सी है, जो भी कंप्लायंसेस है उनका आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, कंप्लायंस मॉनिटरिंग और कंप्लायंस रिपोर्टिंग। देन 7 पॉइंट्स अंडर द कंटेंट्स ऑफ चार्ट। क्या क्या कंटेंट्स होते हैं चार्ट के, तो रेफरेंस होता है इसके अंदर सभी रेगुलेशन स्टैंडर्ड लॉस का। ठीक है, कंसाइज स्टेटमेंट होता है, किस चीज को लेकर के कंसाइज स्टेटमेंट होता है इसके अंदर, जो भी इनहेरेंट सॉरी जो भी आपका इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है और जो भी एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उससे एसोसिएटेड जो भी रिस्क है। इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया, इंटरनल वाले का डेटा प्राइवेसी और एक्सटर्नल वाले का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज होते हैं। देन रिस्क लेवल, रिस्क लेवल में आ जाएगा आपका इनहेरेंट और मैनेज रिस्क लेवल। इसको आप क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो में जो है डिवाइड कर देते हो और उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बेसिकली कंप्लायंस चार्ट के अंदर। बिजनेस प्रोसेसेस और पीपल जिसके साथ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन लिंक्ड है, जिसको वो इम्पैक्ट डालती है। रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज और रिस्क ट्रैकिंग। रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी में हमने डिस्कस कर लिया कि एचआर है तो उसमें ट्रेनिंग दे सकते हैं पर्सनल को। ठीक है, उसके बाद टू हुम एंड हाउ फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स रिपोर्ट करे जाएंगे। एंड लास्टली क्लियर ओनरशिप, जो भी एक्टिविटीज या प्रोसेस कंप्लायंस चार्ट के अंदर मेंशन करी हुई है। एंड इसके बाद हमने देखे 5 पॉइंट्स जिस रिलेटेड टू रोल ऑफ सीएस इन द क्रिएशन ऑफ चार्ट, जिसमें हमने देखा आइडेंटिफिकेशन करना एप्लीकेबल लॉस का, यहाँ पर भी असेसमेंट होगा, यहाँ पर भी कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन होगा, कंप्लायंस मॉनिटरिंग होगी और कंप्लायंस रिपोर्टिंग होगी। तो ये पूरा है जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में और अभी तक जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसका एक क्विक रिवीजन और माइंड मैपिंग भी कि किस में कितने पॉइंट्स थे। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ से आपको यहाँ यहाँ इससे क्या होगा, इस बॉक्स से आपको जो रिटेंशन है उसमें बहुत मदद होगी, और क्विक रिवीजन तो आप कर ही लोगे इसके थ्रू, बट रिटेंशन जो है उसमें बहुत मदद होगी बिकॉज यू विल थिंक अबाउट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है कि क्या क्या की फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करता है वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो एक बार हेडिंग्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है वो एक एक का रीड करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला है कंप्लायंस डैशबोर्ड। ठीक है, वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है कंप्लायंस डैशबोर्ड का मतलब है सारी चीजें एक जगह पे विजिबल है। ठीक है, कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए जाएंगे। ठीक है, पॉलिसीज प्रोसीजर बनाएंगे कंप्लायंस से रिलेटेड। एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस ऑडिट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट। तो ये जो है कितने हैं, 7 की फंक्शंस। ठीक
ठीक है ना। 7 की फंक्शंस है जो कि एक वेल डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क परफॉर्म करता है या करना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्ली डिजाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क अगर है तो वो ये 7 की फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा कंप्लायंस डैशबोर्ड। कंप्लायंस डैशबोर्ड जो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप ट्रैक कर पाते हो जितने भी कंप्लायंस इवेंट्स हैं वो सब, ठीक है। इसमें सारे इवेंट्स वगैरह आपने लिख दिए और उनको आप प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाते हो। तो इसका एक इमेज जो है मैं शो कर देता हूँ। अगेन इसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। ये भी कंपनीज अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवा सकती हैं या बाहर किसी थर्ड पार्टी ने अगर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ये एक आप देखोगे रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट डैशबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कंप्लायंस एंड रिस्क को लेकर के यहाँ पर आपको ओवरऑल मीटर की मदद से बताया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल कंप्लायंस रेटिंग जो है वो कितनी है, ठीक है। ओवरऑल रिस्क रेटिंग कितनी है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस बाय वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स जो है कंपनी में उन्होंने किस किस तरीके से कंप्लायंस कैरी आउट करी है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो इसमें भी बताया हुआ है कि लो है अगर तो वो ग्रीन से डिनोटेड है, मीडियम है तो येलो से है, ठीक है। हाई है अगर तो रेड से है और कंप्लीट है तो ऑरेंज से है। तो इसको देख करके आपको समझ में आ जाता है कि यार किस वर्टिकल ने किस तरीके से कंप्लायंस जो है वो करी है, ओवरऑल हम कहाँ खड़े हुए हैं रिस्क के टर्म्स में और कंप्लायंस के टर्म्स में। और उसके बेसिस पे देन यू कैन डिसाइड कि अब अगली हमारी स्टेप क्या होगी, राइट। हमको किस तरीके से कंप्लायंसेस की तरफ स्टेप जो है वो लेनी है। इससे ये चीजें समझ में आती है। इधर आप देखोगे दिया हुआ है राइट हैंड साइड में कंप्लायंस एंड रिस्क ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक है। कंप्लायंस कर रहे थे तो रिस्क का लेवल क्या था, नहीं कर रहे थे तो क्या था, ठीक है। वो इसके अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद टॉप 5 रिस्क असेट्स आपको पता चल जाएंगे। टॉप 5 रिस्क असेट्स का मतलब बेसिकली कि ऐसे एरियाज जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है नॉन कंप्लायंस की, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ गया। तो ऐसे डैशबोर्ड जो है वो बना हुआ होता है, उसमें सारी चीजें आपको एक ही जगह जो है वो शो हो जाती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू ट्रैक कंप्लायंस इवेंट्स। आसानी से आप देख करके समझ सकते हो, ठीक है। ट्रैकिंग रख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, किस वर्टिकल, जैसे ट्रैकिंग का एक मतलब क्या होगा कि किस वर्टिकल ने कैसे कंप्लायंस करा, ये ट्रैकिंग हो गया, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा। ऑल द कंप्लायंस इवेंट शुड बी इजीली व्यूड थ्रू द कंप्लायंस डैशबोर्ड। आसानी से सामने दिख जाने चाहिए जितने भी आपके कंप्लायंस इवेंट्स है, जैसा अभी हमने देखा। देन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, कंप्लायंस ऑफिसर्स यूज कर सकते हैं डैशबोर्ड को टू मेक डिसीजंस ऑन द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। सेम चीज यार यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ओवरऑल कंप्लायंस रेटिंग लिखा हुआ है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि यार कंपनी कहाँ स्टैंड करती है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। या रिस्क को देख करके हमको समझ में आ जाएगा कि रिस्क के टर्म्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे हम आगे के डिसीजन ले सकते हैं। तो कंप्लायंस डैशबोर्ड जो है वो बेसिकली मदद करता है, ठीक है, जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है या कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, कि वो इसका यूज करके डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये कंप्लायंस डैशबोर्ड है। देन कंप्लायंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाएंगे रिलेटेड टू कंप्लायंस। तो इसमें लिखा है वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो क्रूशियल है फॉर हैंडलिंग द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर मतलब किस टाइम तक एक पॉलिसी और प्रोसीजर जो हमने बनाया वो रेलेवेंट है और किस टाइम के बाद में वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये हमको कैसे समझ में आएगा, इसको मैनेज करने के लिए क्या चीज हमको मदद करती है, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के टूल होते हैं। अगर आप एक बार गूगल पे डालोगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप किसी का भी एक का वीडियो पकड़ के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज आखिर होती क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम नाम से क्या समझ में आ रहा है, सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है ना कंपनी के अंदर वो पूरा आप मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। सब कुछ, ठीक है, क्रिएशन से लेकर के अप्रूवल तक एंड रिलीज तक ऑफ द डॉक्यूमेंट, सारी चीजें उसमें मैनेज हो जाएगी। एक एग्जांपल भी मैंने नीचे लिखा है वैसे कोलैबोरेटिव टूल का, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट, तो उस पे आते हैं बीच में एक बार जो भी पॉइंट दिए पहले वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया, इसमें लिखा है एंश्योरिंग अलाइनमेंट विद चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर दीस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ठीक है। क्यों जरूरी है अलाइनमेंट विद द चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज तभी पॉलिसी और प्रोसीजर जो आपने बनाया वो इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अगर रूल्स और रेगुलेशंस बदल चुके हैं और आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग नहीं बने हुए हैं, जो चेंज रूल्स और रेगुलेशंस है, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर कहीं काम ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। देन थर्ड उसमें दिए क्रिएशन, रिव्यू, अप्रूवल, रिलीज जो होता है, ठीक है। रिलीज प्रोसेस जो है कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट या एसओपी का, एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
ठीक है, वो फैसिलिटेट करा जाता है बाय द कोलैबोरेटिव टूल्स। ठीक है, कोलैबोरेटिव टूल्स का एक एग्जांपल हो गया माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट टूल के अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना सकते हो। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मतलब कि एक ही जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट आ गए, तो एक रिपोजिटरी बन गई डॉक्यूमेंट्स की, अलग अलग जगह नहीं भटकना डॉक्यूमेंट्स के लिए, एक ही जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या होता है, वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने भी किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज करा है, तो चेंज के बाद में उसका जो कंटेंट है वो तो पता चल ही जाता है, उसके पहले क्या कंटेंट था वो भी पता चल जाता है। तो क्या चीज चेंज हुई है उस डॉक्यूमेंट में, वो आप इससे क्या कर सकते हो, ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद एक्सेस कंट्रोल होता है इसके अंदर। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसमें से किस एम्प्लॉय को किस डॉक्यूमेंट की एक्सेस देना है और किस डॉक्यूमेंट की एक्सेस नहीं देना, वो भी आपका जो है इसके थ्रू हो जाता है। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट ये व्यक्ति एक्सेस कर सकता है, ये डॉक्यूमेंट ये व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। ठीक है, देन इसमें और टूल्स होते हैं, जैसे डिस्कशन बोर्ड होता है या कमेंट सेक्शन होता है। तो डिस्कशन बोर्ड और कमेंट सेक्शन में क्या होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने कमेंट्स डाल सकता है। तो बाद में अगर उस डॉक्यूमेंट पे कोई वर्क करेगा तो वो कमेंट पढ़ लेगा उसके पहले, देन उसके बाद में जो भी इन्फरेंस उसको ड्रॉ करना है उससे वो ड्रॉ करके फिर वो आगे अपना काम कैरी आउट करेगा। राइट, तो वो सारी चीजें एक ही जगह हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट करके एक टूल है। तो ये कोलैबोरेटिव टूल की मदद से आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप रिव्यू भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, आप अप्रूव भी कर सकते हो कि हाँ डॉक्यूमेंट अप्रूव, एंड देन इट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, ये आप रिलीज भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब काम का नहीं है और उसको जो है या तो आर्चिव कर दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव टूल का एग्जांपल है। इसमें एक और चीज होती है जो नेक्स्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड, इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है दीज टूल्स शुड प्रोवाइड कोर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए टूल को क्या करना चाहिए, कोर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमने समझ ली, कोड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी का मतलब क्या, यही सारी चीजें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है कि डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं, टैग्स असाइन कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल, ठीक है, कमेंट्स डाल सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसमें जो इफेक्टिव गवर्नेंस वाला पॉइंट लिखा है इसको और अच्छे से समझाने के लिए, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट ना, इसमें आप ऑडिट ट्रेल भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है, ऑडिट ट्रेल का मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सीआईडी आपने देखा होगा, तो सीआईडी में क्या होता है ना, सीआईडी में वो लोग जो जूते के निशान है, ठीक है, या जो चप्पल के निशान है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, पहुंचने तक कि यार यहाँ पर क्या हुआ होगा वो समझने के लिए, जो भी क्राइम सीन होता है वहां पे क्या हुआ होगा उसको समझने के लिए, या जिसने भी क्राइम कराया वो वहां से भाग के किधर गया, ठीक है ना, तो उसको समझने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो भी जूते के निशान होते हैं या चप्पल के निशान होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो वो जो कर रहे हैं ना, वो जो फॉलो कर रहे हैं, वो जो निशान है जूते या चप्पल के, वो क्या कहलाते हैं, ट्रेल कहलाते हैं। ठीक है, ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या, ऑडिट ट्रेल का मतलब ये है कि अब जब कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट किसी ने लॉगिन करा तो कब लॉगिन करा इसकी डिटेल कैप्चर हो जाएगी। चेंज अगर कोई कैरी आउट करा है, कब चेंज करा है उसकी डिटेल कैरी आउट हो जाएगी। तो आप उसको स्टडी करके समझ सकते हो कि डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करी गई है। और इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑडिट ट्रेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट जो टूल है उसका एक बेनिफिट है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिसका यूज करा जा सकता है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये मदद करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मदद करता है। उसके बाद अगला आता है एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूस सिंक होना चाहिए विद द चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, क्यों, वरना कैसे आप मैनेज करोगे, रूल और रेगुलेशन बदल चुके हैं, आप वही पुरानी चीज अगर फॉलो कर रहे हो तो आप कंप्लायंस तो कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज रूल के अंदर तो अब नई चीज लिख दी गई है और आप तो वो पुरानी चीज ही कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंप्लायंस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस सिंक रखना जरूरी है। Various departments should be notified proactively about the regulatory changes through email based collaboration। जो भी email based collaboration का मतलब क्या होता है कि यार जैसे ही कोई चेंज आएगा सभी डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये चेंजेस आए हैं। हर एक डिपार्टमेंट को अपने वहां पे अलग अलग ट्रैक करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे ही कोई चेंज आएगा सारे डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा वाया ईमेल कि ये चेंजेस आए हैं और इस तरीके से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, this proactive process allows the organization to adjust their policy and procedure according to the updated rules and regulations। इससे क्या होता है,
जो भी आपकी पॉलिसी और प्रोसीजर है, जो भी रूल और रेगुलेशन अपडेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, सो दैट योर पॉलिसी एंड प्रोसीजर बिकम इफेक्टिव इन द करेंट सिनेरियो। एंड लास्टली मैनुअल ट्रैकिंग जो है सिंगल रेगुलेशन की, वो फिजिबल तो है, करी जा सकती है, बट फिर उसमें एरर्स हो सकते हैं जब आप बहुत सारी रेगुलेशन से डील कर रहे हो, और एक कंपनी के ऊपर बहुत सारी रेगुलेशंस लग सकती है, राइट? कुछ नेशनल लेवल की लग सकती है, स्टेट लेवल की लग सकती है, लोकल लेवल की लग सकती है। तो अगर आप नंबर ऑफ रेगुलेशन से डील करते हो तो वहां पे फिर एरर हो सकता है, इसीलिए इट इज बेटर कि एक ही जगह पे सारी ट्रैकिंग वगैरह हो चेंजेस की, और फिर सबको नोटिफाई कर दिया जाए, ठीक है? तो ये एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशन। देन उसके बाद एक और पॉइंट इसमें लास्ट दिया है, एन इफेक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट्स। ठीक है, एक प्रॉपर कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या करता है, अप टू डेट रेगुलेटरी अलर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या क्या रेगुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं वो आपको टाइमली बेसिस पे पता जो है वो चल जाता है, ठीक है? तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। देन कंप्लायंस ऑडिट में आप देखो सबसे पहले लिखा है कि ऑडिट जो है वो एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है हर एक कंपनी का, ठीक है? हर एक कंपनी जो है रेगुलर बेसिस पे ऑडिट कैरी आउट करती है, बिकॉज दे नो कि यार इट विल बेनिफिट द कंपनी। हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लेक्यूनाज है, कहाँ गैप्स हैं, और उसको सही कर पाएंगे, ठीक है? इसीलिए इट हैज बिकम द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। Now, internal audits, financial audits, external audits, vendor audits must be facilitated through a real-time system. ठीक है, रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि इमीडिएट बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। इमीडिएट बेसिस पे अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो उससे क्या होता है, आप कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है? एज एंड व्हेन कुछ हुआ आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, देन आप एनालिसिस कर सकते हो एट अ टाइम, रिपोर्टिंग कर सकते हो प्रॉपर्ली उसी टाइम पर जैसे ही कुछ हुआ। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि फाइनेंस से रिलेटेड आपने ये करा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर का होता है तो आपको ना नोटिफाई हो जाएगा, राइट? आपको अलर्ट मिल जाएगा कि कुछ भी आपने लिमिट डिसाइड कर ली, लेट्स से 20 लाख, कि 20 लाख से ज्यादा का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमको इमीडिएटली नोटिफाई कर दिया जाए। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो, आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी कंसर्न पर्सन है जिसके पास एक्सेस है, ठीक है, उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड देन दैट पर्सन कैन टेक दी नेक्स्ट स्टेप्स अकॉर्डिंगली। तो इससे क्या हो, फटाफट फटाफट मॉनिटरिंग भी हो रही है कि यार जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही आपको पता चल गया, उसका एनालिसिस करा जा सकता है कि क्या वो ऑथराइज था या नहीं था, ठीक है? एंड देन उसकी रिपोर्टिंग करी जा सकती है कंसर्न पर्सन को कि ये ट्रांजैक्शन करा गया है। तो इमीडिएट बेसिस पे आपका सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है इस रियल टाइम सिस्टम की मदद से। इन दिस वे इट हेल्प्स इंटरनल ऑडिट में, फाइनेंशियल ऑडिट में, एक्सटर्नल ऑडिट में या वेंडर ऑडिट में। ऑडिट्स आर नो मोर एन एनुअल एक्टिविटी। एनुअल एक्टिविटी नहीं है जनरली, जो इंटरनल ऑडिट्स हैं वो तो करवाती रहती है कंपनी, ठीक है ना? फ्रीक्वेंटली वो करवाते रहते हैं, तो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे दे डू इंटरनल ऑडिट। देन उसके बाद एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट बिकम्स क्रिटिकल इन डिफेंडिंग कंप्लायंस टू रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल ऑडिट अगर आपने करवाया हुआ है और उसमें ये चीज पता चली थी कि यार आपने कंप्लाई करा है, तो अगर बाद में आपके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज की इंक्वायरी होती है, तो जो भी इंटरनल ऑडिट में आपने एविडेंस गैदर करा है, कलेक्ट करा है, जिसके बेसिस पे आप ये बोल रहे हो कि यार हमने कंप्लाई करा हुआ है, वो आप उनको शो कर सकते हो। सो इट हेल्प्स यू, ठीक है, उस केस में। तो इसका मतलब यही है कि जो एप्रोप्रिएट एविडेंस है इंटरनल ऑडिट का, वो क्रिटिकल हो जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हमने कंप्लायंस करा है किससे, रेगुलेशन से। देन क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे हैव देयर ओन ऑपरेशनल प्लांट लेवल और डिपार्टमेंटल क्वालिटी इनिशिएटिव्स टू इंडस्ट्री मैंडेट्स, ठीक है? उन्होंने अपने क्वालिटी इनिशिएटिव्स बना करके रखे कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री मैंडेट्स जो है या इंडस्ट्री के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट? उस लेवल की क्वालिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो एक हो गया सिक्स सिग्मा, ठीक है, जिसमें आपका पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर होता है, ठीक है? ये ISO 9000 वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के उसमें गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, पहली लाइन का, कि कंपनीज ने अपने अपने इनिशिएटिव्स बना रखे हैं एज पर द इंडस्ट्री मैंडेट्स, ठीक है? अब वेल डिजाइंड कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या करता है ना, जो भी इनिशिएटिव्स है कंपनी के, उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक फार्मा कंपनी है, उसने डिसाइड करा कि हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, ठीक है?
अब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है कंपनियां, नहीं कर रही, उन्होंने डिसाइड तो कर लिया, बट वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ऑडिट्स करने पड़ेंगे, असेसमेंट्स करने पड़ेंगे। तो जो कंप्लायंस आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वो इस चीज में मदद करेगा कि रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, असेसमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज से कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंटरनल जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसमें आपने मेंशन कर दिया कि विल फॉलो अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड फॉर दिस पर्पस रेगुलर बेसिस पे ऑडिट और असेसमेंट होगा। तो ये चीज करी जा रही है या नहीं करी जा रही, इसको कौन सपोर्ट करेगा, इसको कंप्लायंस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा, सिस्टम जो है वो सपोर्ट करेगा। और अगर वो इसको सपोर्ट करेगा तो इनडायरेक्टली जो आपके क्वालिटी इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, जो आपने एक स्टेप लिया है कि हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, उसको भी क्या मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, और उससे क्वालिटी जो है आपकी मैनेज हो जाएगी, यानी वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बिकॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपका, आपने क्या डिसाइड करें कि हम क्वालिटी जो है वो मैनेज करेंगे, एनहांस करेंगे हमारे, राइट। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट उस तरीके से इनडायरेक्टली इसको क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखिए, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इश्यूज टाइमली बेसिस पे, अगर आप कंप्लायंस मैनेजमेंट रखते हो तो क्वालिटी इनिशिएटिव जो आप ले रहे हो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी आपको टाइमली बेसिस पे पता चल जाएगा। देन कंप्लायंस ट्रेनिंग देना क्यों जरूरी है, बिकॉज कई बार लैक ऑफ नॉलेज और इनकम्प्लीट प्रोसीजर के कारण फाइन्स और पेनल्टीज लग सकती है डायरेक्टर और ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट उनको माना जाता है, तो उनको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना जरूरी है। कंप्लायंस ऑफिस को किसके साथ मिलकर काम करना है, लीगल टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसके साथ मिलकर काम करना है टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, आखिर ट्रेनिंग में क्या बताना है, ठीक है। And well-designed compliance program requires a well-integrated approach to training and well-integrated approach to training management, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो भी इसके अंदर क्या करी जानी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करी जानी चाहिए। क्यों जरूरी है, बिकॉज जो भी आपके पर्सनल काम कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट जो है लास्ट जो पॉइंट है, इसमें बोले सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाना चाहिए टू मैनेज एंड रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ ऑल द कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज। जितनी भी कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको लेकर के एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो बनाना चाहिए, जिससे आसानी से ट्रैकिंग हो सके। सब सारी चीजें सेंट्रलाइज अगर हो जाएंगी तो आसानी से ट्रैकिंग हो सकेगी, ठीक है। ऑटोमेटेड अपडेट्स फ्रॉम द वेरियस कंप्लायंस मॉड्यूल्स शुड प्रोवाइड फॉर अप टू डेट स्टेटस रिपोर्टिंग that could be viewed by the board compliance officer, entity compliance coordinators या quality offices and others as designated। तो इसमें ना कंप्लायंस मॉड्यूल का मतलब क्या है, अलग अलग कंप्लायंस मॉड्यूल हो सकते हैं। जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक कंप्लायंस मॉड्यूल बना दिया और उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी लॉज और उनकी रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस की वो मेंशन कर दी। एक आपने डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मॉड्यूल बना दिया, ठीक है। या आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कंप्लायंस मॉड्यूल बना दिया। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और सेफ्टी से रिलेटेड एक मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, वर्क प्लेस को लेकर के। देन फाइनेंस को लेकर के एक बना दिया। तो सब इन मॉड्यूल्स में रिस्पेक्टिव जो भी लॉज एप्लीकेबल है और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी होंगी, और किस कैसे उसको पूरा करा जाएगा वो लिखा होगा, ठीक है। तो ये कंप्लायंस मॉड्यूल पे आपको अप टू डेट रिपोर्टिंग मिलती रहे। किसको मिलती जाए, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सनल है, जो भी कंसर्न पर्सनल है उसको, ठीक है। ये इंश्योर करना भी जरूरी है। तो ऑटोमेटेड अपडेट से क्या होगा, रिस्क जो भी है या जो भी रिपोर्टिंग का स्टेटस है, कंप्लायंस का स्टेटस है इन मॉड्यूल्स के रिस्पेक्ट में, वो कंसर्न पर्सन को पता चलता जाएगा। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस प्लस ऑटोमेटेड अपडेट्स, ठीक है। तो ये सारे की फंक्शंस हैं जो एक वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। ये आपको सातों के सातों क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि क्या क्या प्रोसेस और स्टेजेस हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाना है तो क्या क्या प्रोसेस या स्टेजेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन करना कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या क्या एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ वेरियस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स covering industry specific, sector specific, specific activity, entity, state law या local law। क्या वो एप्लीकेबल हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लॉ कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, स्पेसिफिक कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, नेशनल और स्टेट वाला तो ठीक है, कैन बी कॉमन टू दी कंपनीज, बट जैसे कंपनीज एक्ट है तो वो तो कॉमन हो गया, ठीक है ना, सभी कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है। लेकिन अब वो कंपनी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है तो उसके लिए कुछ अलग लॉज होंगे फार्मा से रिलेटेड।
अगर वो कंपनी ई कॉमर्स कंपनी है तो उसके लिए अलग होंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी लॉज होते हैं, वो अलग हो गए, और जो नेशनल लेवल के वो तो अलग हो गए, बट दोनों आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें। देन प्रिपेयर करेंगे हम क्या, कंप्लायंस चार्ट, बिकॉज हमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि यार क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। इंटरनल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, उससे एसोसिएटेड रिस्क, कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, किसको रिपोर्टिंग करनी है, वो सब इससे क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये चार्ट प्रिपेयर करेंगे। इसमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करी जाएगी फॉर सीनियर मैनेजमेंट, लीगल डिपार्टमेंट एंड कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव। असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस, जो भी अभी तक कंप्लायंसेस हम करते आए हैं, ठीक है, वो किस तरीके से करी गई, किस जगह पे हम आज के दिन स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएगी। सो असेसमेंट ऑफ फाइल, रिपोर्ट, रिटर्न स्टेटमेंट्स, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी रिपोर्ट दी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अगर कुछ बोला है, रेगुलेटर ने अगर कुछ नोटिस वगैरह सब करे, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, अब रिस्क क्या क्या है एसोसिएटेड, वो हम इसके अंदर असेस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल सिचुएशन ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क रिपोर्टिंग। ठीक है, लास्टली कंप्लायंस या एक्शन रिपोर्टिंग होगी, जिसमें आप रिपोर्ट किसकी आप देख रहे हो, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या करंट स्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट एजेंसी, रेगुलेटर भी कर सकते हैं विद द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस जो आपको फेस करना पड़ सकता है ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर, या सस्पेंशन हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है कंपनी का, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट भी करेंगे कि अभी कंप्लायंस कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या क्या लैप्सेस हैं, और फिर क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो पूरा ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अलर्ट मैंने डाला हुआ है ऊपर, अभी तक जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस करे हैं उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखो लिखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कंप्लायंस चार्ट जो होता है या उसके जो कंटेंट है उसके ऊपर, या फिर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कंप्लायंस चार्ट और उसके कंटेंट में। वो कैसे पूछेंगे, वो मेंशन कर सकते हैं कंपनी के बारे में जो कंसिडर कर रही है टू क्रिएट अ कंप्लायंस चार्ट, और वो आपसे बोलेंगे एडवाइस करो कंपनी को ऑन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंप्लायंस चार्ट, क्या चीजें कंप्लायंस चार्ट में इंक्लूड करनी है, ये एडवाइस करो। सो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द सेम, जो कंटेंट्स हमने पढ़े वही लिखने आपको, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमने पूछ लिया। उसके बाद वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं रोल ऑफ सीएस के ऊपर इन द क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं की फंक्शंस पे जो परफॉर्म करे जाते हैं बाय द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो हमने पढ़ी कि वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या क्या की फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर वो आपको पूछते हैं की फंक्शंस, ठीक है, सारे के सारे की फंक्शंस, तो आपको मतलब लिखना है, ठीक है, सारे ही लिखना है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन हर एक का कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वेयर दे माइट गिव यू अ हेडिंग ऑफ वन और मोर की फंक्शन एंड आस्क यू टू एक्सप्लेन द सेम। तो किसी भी 2 या 3 फंक्शन के हेडिंग दे देंगे, जैसे कंप्लायंस डैशबोर्ड, कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, इन दोनों को आपको बोलेंगे एक्सप्लेन कर दो। तो स्पेसिफिकली भी कोई की फंक्शन उठा के पूछ सकते हैं, या सारे के सारे पूछ लेंगे। अगर सारे पूछते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन जो है वो कट शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रोसेस और स्टेजेस पे फॉर सेटिंग अप कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जो अभी हमने देखा, या इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें भी वो सेम चीज करेंगे, वो बोलेंगे कि एक कंपनी है वो प्लान कर रही है टू एस्टैब्लिश अ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो एडवाइस करो बीओडी को ऑफ द कंपनी ऑन हाउ दे शुड गो अबाउट द सेम, और व्हाट आर द स्टेप्स दे शुड फॉलो, या क्या उनको स्टेप्स लेनी चाहिए। तो इस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।